प्रकाश वाल्मीकि का, है ना, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आज? जूठन, है ना। क्लास 12th का पढ़ेंगे आज हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर 12th का ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया जूठन कहानी को पढ़ेंगे। किस कहानी को पढ़ेंगे? जूठन कहानी को। ऐसे ये जूठन कहानी जो है आपका आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। यानी आत्मकथा का अर्थ होता है, यानी कि इस पर ये जो आपको घटना पढ़ाया जाएगा ये ओम प्रकाश वाल्मीकि पर बीता हुआ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि पर क्या हुआ है? बीती हुई घटना है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आत्मकथा। जैसे हमारे जीवन में जो घटना घटित हो रहा है उसको जब हम लिखेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? आत्मकथा। क्या कहलाएगा? आत्मकथा। तो जूठन जो आप समझ रहे हैं तुम, जूठा, वही जूठा से कहीं ना कहीं ये संबंध रखता है और यहाँ पर तुमको एक जूठा का महत्व दिखाया जाएगा और भारत में किस प्रकार से एक निम्न तबका के व्यक्ति के लिए और किस प्रकार से एक समाज के छोटे तबका के व्यक्ति को बड़े तबका के व्यक्ति के द्वारा किस प्रकार से उसे प्रताड़ित किया जाता है, एक जूठे के लिए किस प्रकार से उसे तरसाया जाता है और एक गरीब तबका के घर में किस प्रकार से पारिवारिक उनकी स्थिति रहती है, उनको यहाँ पर इस चैप्टर के द्वारा बताया जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि खुद एक चुहार जाति के हैं और यहाँ पर वो अपनी पूरी घटना पूरा क्या करेगा? वह जो उसके साथ ये घटना घटा है उनको क्या करेगा? वो लिखा है, किसमें लिखा है? जूठन। किसमें लिखा है? जूठन नाम से। और जूठन याद रखिएगा नाम का, ये कैसी कहानी है? आत्मकथा। क्या है? जूठन आत्मकथा। पहला सवाल यहीं से बोर्ड कई बार पूछा है, क्या जूठन क्या है? तो जूठन आपका आत्मकथा है। हर एक चैप्टर के भांति पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि का क्या जानेंगे हम लोग? इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर पर चलेंगे, है ना। चलिए बताइए इसका जन्म कहाँ हो जाता है? इसका जन्म कितना ईस्वी में हो जाता है? 30 जून 1950 को क्या हो जाता है इनका जन्म? 30 जून 1950 को क्या हो जाता है? जन्म। जन्म स्थान कहाँ हो जाता है इनका? बरला मुजफ्फरनगर। जिसका जन्म स्थान हो जाता है बरला मुजफ्फरनगर, है ना। बरला उत्तर प्रदेश। बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में क्या? इसके माता पिता का नाम क्या हो जाता है? मुकुंदी देवी। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा इसके माता पिता का नाम। माता का नाम इसका क्या हो गया? मुकुंदी देवी। और छोटे लाल। एवं पिता का नाम क्या हो जाएगा इसका? छोटन लाल। इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? छोटन लाल, है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि का माँ का नाम मुकुंदी देवी, बाप का नाम क्या हो जाएगा? छोटन लाल। और शिक्षा की बात करें अक्षर ज्ञान मास्टर से वक्त हटाओ, ये सब कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। 1900 हेमवती नंदन से स्कूल में क्या विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या इन्होंने जो एमए किया था, क्या किया था? एमए किया था, यानी मास्टरी जो अपना प्राप्ति किया था किस डिग्री से किया था? हिंदी से किया था। यानी कि किस सब्जेक्ट से किया था? हिंदी सब्जेक्ट से किया था। आगे की बात करें वृत्ति में क्या किया था? 12वीं कक्षा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी की थी। मानी वृत्ति का अर्थ होता है वो अपना जीवनचर्या चलाने के लिए क्या किया था? तो 12वीं कक्षा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम किया था। वहीं देहरादून में अप्रेंटिस फैक्ट्री में नौकरी भी की थी। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा में नौकरी। इस प्रकार से संप्रति में वे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में कार्यरत है। अगर सिंपल सी बात करें संप्रति का मतलब क्या हो जाएगा? वर्तमान समय में ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में, भारत सरकार के कहाँ देखने मिलेगा? भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय। संप्रति का मतलब होता है वर्तमान समय में ये आपको भारत सरकार के कहाँ दिखता है? रक्षा मंत्रालय में। और किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा? तो देहरादून। कहाँ देखने को मिलेगा? देहरादून में अधिकारी के रूप में। किस रूप में है? देहरादून में अधिकारी के रूप में। और देहरादून आपका किस राज्य में पड़ता है? उत्तराखंड में। किस राज्य में पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। तो उत्तराखंड का राजधानी क्या हो जाएगा आपका? देहरादून। आगे अगर बात करें इसको सम्मान दिया गया था। सम्मान इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसको जो पुरस्कार कौन कौन सा मिला था एक बार बोलना आराम से। इसका पुरस्कार कौन कौन सा मिला था? एक पुरस्कार इसको कौन सा मिला था? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। कौन सा मिला था? डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर, है ना। डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। उसके बाद कौन सा मिला था? राष्ट्रीय, है ना। परिवेश सम्मान कब मिला था? 1900। जय श्री सम्मान। परिवेश सम्मान कब मिला था? 1985 में। और कौन सा पुरस्कार मिला था? परिवेश सम्मान, है ना। 95 होगा। परिवेश 95 था, है ना। परिवेश सम्मान। और कौन सा पुरस्कार मिला था? परिवेश सम्मान कब मिला था इनको? परिवेश सम्मान कब मिला था? 1919। परिवेश सम्मान जो मिला था वो मिला था इसको 1995 में, है ना। परिवेश सम्मान हो चुका है। आगे क्या था? जय श्री किधर गया वो? जय श्री सम्मान। जय श्री सम्मान कब मिला था? 1996 में, है ना। जय श्री सम्मान कब मिला था इसे? 1996 में जय श्री सम्मान, है ना। जय श्री सम्मान 1996। और इसको ये अम्बेडकर पुरस्कार कब मिला था? 1985 में। 1993 में इसको कौन सा मिला था? अम्बेडकर, है ना। इसके बाद कौन सा मिला था?
बहुत सा पुरस्कार मिला है इसको, है ना। कथाकर्म सम्मान 2000 में, है ना। कथाकर्म सम्मान 2000 में, कथाकर्म सम्मान 2000 में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। इनको 4 पुरस्कार आप याद रखिएगा। डॉक्टर अंबेडकर का मिला था 1993, परिवेश सम्मान 1995, जयश्री सम्मान इसको कब मिलता है 1996, कथाकर्म सम्मान इनको कब मिलता है 2000 ईस्वी में। कब मिलता है 2000 इसमें। कीर्ति की बात करें तो जूठन टिक आउट कर लीजिएगा, इसमें कीर्ति जूठन इन्हीं का कीर्ति है। घुसपैठिए, सदियों का संताप और अब और नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका कीर्ति में कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इनका कीर्ति अब और नहीं। और सिंपल सी बात है क्या जूठन इन्हीं के द्वारा लिखा गया, इन्हीं का कीर्ति होगा। अब और नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अब और नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र में आलोचना करता है। महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था की स्थापित करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है क्या, जो कि वीवीआई के तौर पे याद रखेगा। क्या महाराष्ट्र में इन्होंने एक नाट्य संस्था स्थापित किया था, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या था, एक नाट्य संस्था स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था, महाराष्ट्र में। एक किसका स्थापना किया था, नाट्य संस्था यानी नाटक की संस्था की स्थापना किया था, जिसका नाम क्या था, मेघदूत। 2018 या 20 में सवाल पूछा गया सवाल है, क्या मेघदूत का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया गया था, महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया था, महाराष्ट्र में। और इस संस्था के माध्यम से नाटक को अभिनय करने के लिए और उनके रंगमंच करने के लिए व्यक्ति को बताया जाता था। तो याद रहना चाहिए कि महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, नाट्य संस्था का स्थापना किसके द्वारा किया था, मेघदूत के क्या कहते हैं किसके द्वारा किया गया था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। और उस नाट्य संस्था का नाम क्या था, मेघदूत। क्या नाम था, मेघदूत नाम था। हिंदी के क्षेत्र में सामाजिक उभार और गहरी राजनीतिक चेतना के रूप में देखने को मिलता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि आत्मकथा जूठन एक व्यापक वर्ग के ध्यान आकृष्ट किया है। उनकी आत्मकथा यहाँ प्रस्तुत संकलित अंश वानगी के रूप में इस अंश संपूर्ण पढ़ने में प्रेरणा जगती है। आत्मकथा यहाँ संकलित अंश अंतर्जनित और वास्तविक माटी और पानी सरीखा इसके रचनात्मक गत विशेषता अपनी संवेदनाओं और मर्मस स्पीडता के कारण प्रस्तुत अंश मन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। इतना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित आपको लिखा गया है। इसका छोटा सा ही आपका इंट्रो ध्यान से देख लो। क्या इसका जन्म 30 जून 1950 को, जन्मस्थान बड़ला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। माता का नाम मुकुंदी देवी, पिता का नाम छोटन लाल। एवं यानी कि ये कौन से सब्जेक्ट से एमए किया था, हिंदी से एमए किया था। वर्तमान समय में भारत सरकार के मंत्रालय में आपको क्या देखने को मिलता है, क्या अधिकारी के रूप में देखने को मिलता है देहरादून में। इसे सम्मान याद कीजिएगा आराम से, डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 1993, परिवेश सम्मान 1995, जयश्री सम्मान 1996, कथाकर्म सम्मान इसे 2000 मिला था। कीर्ति में अब और नहीं, इसके साथ जूठन भी इन्हीं का कीर्ति है। और यहाँ पर जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इनका हो जाता है क्या इन्होंने एक संस्था की स्थापना किया था। वो संस्था कौन सा था, नाट्य संस्था। कौन सा संस्था था, नाट्य संस्था, जिस संस्था का नाम क्या था, मेघदूत। क्या नाम था, मेघदूत। और किस राज्य में इसकी स्थापना किया था, तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में किया है, महाराष्ट्र में। और यहाँ पर उनका क्या कविता, क्या जूठन कविता है। कौन सा कविता है, जूठन कविता है। यह कहानी कहानी है, ठीक है। कहानी के रूप में इनका क्या आत्मकथा है, जो कि उसके क्या कहते हैं, उसके पूरे जीवन परिवेश में पूरी तरीके से उसका क्या हुआ, व्यतीत हुआ है, उन्हीं को लिखा। और एक समाज के उच्च वर्ग का किस प्रकार से दबदबा रहता है किसमें, नीची जाति पर, उन्हीं को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है, जो कि उसके जीवन में एक प्रेरणा का स्रोत बना है। किस प्रकार से उसे क्या कहते हैं, एक ऊंची जाति आपको दिखेगा जहाँ पर उसकी माता क्या करेगी, काम करेगी। क्या करेगी, काम करेगी। और धीरे धीरे परिस्थिति बदलता है क्या, वहाँ पर अब जूठन क्या कहते हैं, जूठन जो चैप्टर लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि, उसके यहाँ पर कौन आएगा, जिसके यहाँ उसकी माता काम करती थी, उसका पोता यहाँ इसके यहाँ आएगा, ठीक है। यानी पूरी कविता में आपको ये देखने, पूरी कहानी में ये देखने को मिलेगा, जो कि आपका क्या है, आत्मकथा। क्या है, आत्मकथा, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि पर बीता है। जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का क्या है, बीता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि पर क्या हुआ है, बीता है। उन्हीं के बारे में यहाँ पर लिखने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा, है ना। तो आइए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं जूठन चैप्टर को, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। जो कि पहले ये कहानी जो है आपको आत्मकथा जो कितना पार्ट में मिलेगा, 3 पार्ट में। कितने पार्ट में मिलेगा, 3 पार्ट में देखने को मिलता है। और ये समाज में उच्च वर्ग की स्थिति को दर्शाते हुए लिखने का प्रयास किया जाएगा। पहले पार्ट में आपको ये दिखेगा क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल जाता है और स्कूल में उसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है, वो देखने को मिलेगा। दूसरा पार्ट में उसकी माता की स्थिति दिखेगा, उसका परिवार का स्थिति क्या है, उसका परिवार का स्थिति क्या है। और वहीं तीसरा पार्ट में आपको ये देखने
को मिलेगा, क्या किस प्रकार से उसकी स्थिति ठीक हो जाती है और वो आगे चल के किस प्रकार से अपना क्या कहते हैं नाम को कमाता है। ठीक है, तो पहले पार्ट में किसका स्थिति दिखेगा, जूठन पार्ट में आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि कहाँ जाता हुआ दिखेगा, आपको स्कूल जाता दिखेगा और स्कूल में उसके साथ क्या घटना होगा वो ध्यान से देखिए क्या होता है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। एक रोज हेडमास्टर कलीराम, पहला सवाल यहीं से बनता है कि स्कूल में जो क्या हेडमास्टर का नाम क्या था, कलीराम। पहला सवाल यहीं से बनता है कि जूठन चैप्टर में जो हेडमास्टर का नाम था वो हेडमास्टर का नाम क्या था, कलीराम। याद रहे कि जूठन चैप्टर में हेडमास्टर का नाम क्या था, कलीराम। पूछा भी जा सकता है सवाल में कि जूठन चैप्टर में हेडमास्टर का नाम क्या था, कलीराम। टिक आउट कर लो। ठीक है, एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने अपने स्वर में एक कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा। किसको बुलाया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को बुलाया है और उससे क्या पूछता है, क्या नाम है बे तेरा। कौन पूछता है, मास्टर कलीराम जो कि हेडमास्टर है। ओम प्रकाश, मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि डरते डरते अपना धीमा स्वर में किसको नाम बताता है, हेडमास्टर को बताया। हेडमास्टर देखते ही देखते बच्चे सहम जाते थे, पूरा स्कूल में उनकी दहशत थी। और वो मास्टर जो था, हेडमास्टर जो था कलीराम, उसका पूरा स्कूल में क्या चलता था, दहशत चलता था, यानी डर था पूरा स्कूल में। ठीक है, चूहे का है। ठीक है, चूहा एक प्रकार का जाति होता है। जैसे ओम प्रकाश नाम बोला वो हेडमास्टर क्या बोलता है, तुम चूहे जाति। चूहा जाति जो होता है वो नीची जाति से माना जाता है। ठीक है, वर्तमान समय तो नीची ऊंची जाति को सरकार भेदभाव निषेध करता है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में एक मान्यता बना हुआ है, वो आज तक हमारे समाज से हटा नहीं, वो हमारे समाज से आज तक हटा नहीं है। और वो स्कूल में आपको कहीं ना कहीं यहाँ प्रभाव दिख रहा है, जो कि कह रहा है कि जैसे ओम प्रकाश बताया तो लेखक क्या कक्षा सॉरी तो वहाँ पर हेडमास्टर क्या बोला, तुम चूहे जाति का है। और हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला। ठीक है, तो ये कहा जी। पहला सवाल क्या पूछा, तुम्हारा नाम क्या, दूसरा सवाल क्या पूछा, चूहे का है। ये जैसे जी बोला तो ठीक है, वह जा सामने शीशम का पेड़ खड़ा है, उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बना ले, पत्तों वाली झाड़ू बनाना और पूरे स्कूल को ऐसे चमका दे जैसा शीशा। तेरा तो ये खानदानी काम है, जो फटाफट काम पे लग जा। मास्टर क्या बोलता है हेडमास्टर उससे, तुम्हारा खानदानी काम है झाड़ू लगाना, तुम जाओ ऊपर क्या कहते हैं पीपर क्या कहते हैं वो शीशम का पत्ता उसे तोड़ लो और पूरा स्कूल को क्या करो, चमका दो। किसके जैसा चमका दो, शीशा के जैसा। और तुम्हारा काम ये क्या है, खानदानी। तुम यहाँ पर देखो किस प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसका जो पारिवारिक काम है उसका काम वो बच्चों को भी किया जाने का क्या किया जा रहा है, उस पर थोपा जा रहा है। क्या एक गरीब व्यक्ति का बेटा खेत में ही काम करेगा, पढ़ने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल से पढ़ने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, तुम्हारा चूड़ा जाति का, तुम्हारा काम झाड़ू लगाना है। ठीक है, खानदानी तुम्हारा काम है, तुम जाके क्या करो, झाड़ू लगाओ, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत बात है। आगे देखिए क्या कहता है, हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे को साफ कर दिया, तभी वे खुद चलकर आए और बोले इसके बाद मैदान भी साफ कर देना। जैसे कमरा बरामदा पूरी तरीके से पूरा साफ किया है, तैसे क्या बोलता है, तुम जाके अब मैदान को भी क्या कर देना, झाड़ू लगा देना, पूरा तरीके से साफ कर देना। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, लेखक लिख रहा है। ठीक है, लेखक से कई गुना बड़ा था, जिससे साफ करने मेरी कमर दर्द करने लगी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, यानी पूरा बोलते बोलते पूरा क्या हुआ था, उसके शरीर पर धूल पड़ गया था। मुंह के भीतर धूल घुस रहे थे, मुंह के अंदर धूल जा रहा था। मेरी कक्षा की बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। बोलो कैसा स्थिति बन रहा होगा, जहाँ पर ओम प्रकाश झाड़ू लगा रहा है, उसी का दोस्त बैठ के अंदर पढ़ रहा है। एक चूहड़े जाति में जन्म लेने के कारण से आज वो झाड़ू लगा रहा है और बाकी का बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। देखो किस प्रकार से भारतीय समाज में एक जाति व्यवस्था देखने को मिलता है। ठीक है, उस पर क्या बीतता होगा वो जब झाड़ू लगाता होगा, किस प्रकार से शर्मसार की स्थिति होती होगी। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी, इसको पानी पीने की इजाज़त नहीं था। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा, तमाम अनुभव के बीच तभी इतना काम नहीं पाया। वैसे घर में भाइयों का मैं लाडला था, वो अपना घर में कभी काम नहीं किया था, सबसे छोटा था और भाइयों में सबसे क्या था, लाडला था। लेकिन स्कूल में वो जब पढ़ने गया, एक चूहड़े जाति के होने के कारण से हेडमास्टर कलीराम उससे क्या लगवाता है, झाड़ू लगवाता है। वो भी बरामदे और क्या कहते हैं रूम में लगाने के साथ साथ क्या कहता है, पूरा तरीके से कहाँ झाड़ू लगवाता है, उससे मैदान में भी लगाता है। किसमें लगाता है, मैदान में भी पूरी तरीके से क्या लगाता है, झाड़ू लगवाता है। दूसरे दिन स्कूल पहुंचता है, जाते ही फिर दूसरा दिन घटना क्या करता है, जैसे स्कूल पहुंचता है उस पर हेडमास्टर फिर क्या कहता है, तुम झाड़ू लगाओ। तो कितना मास्टर खराब है, जैसे दूसरा दिन स्कूल गया फिर उसको क्या कहता है, तुम झाड़ू लगाओ। पूरे दिन झाड़ू लगाता ही रहा। मन में एक तसल्ली थी, कल से कक्षा में बैठा। ऐसा ही चलता रहा और रोज सोचता था आज नहीं बैठेंगे कक्षा में, कल बैठेंगे, कल नहीं बैठेंगे, परसों बैठेंगे। ऐसे करके वो झाड़ू लगाता गया और सब दिन आता था, वो झाड़ू लगाते ही टाइम पास हो जाता था और उसका क्या हो जाता था, छुट्टी हो जाता था और कक्षा में बैठने का उसे मौका नहीं मिलता था।
तीसरे दिन 2 दिन तो ऐसे झाड़ू लगा, तीसरा दिन ये जो जाके चुपचाप क्या बैठ गया, एकदम छुपे एकदम नुके छुपाए क्या बैठ गया, रूम में जाके बैठ गया। 2 दिन झाड़ू लगाया, तीसरा दिन चुपचाप जाके कहाँ बैठ गया, रूम में बैठ गया। लेकिन हुआ क्या, जब हेड मास्टर जैसे अंदर घुसा, एक बच्चा होता है ना शरारती बच्चा, क्या सर जी वहां बैठा है, वैसे करके क्या बता दिया, इसको बता दिया और इसको पकड़ के दोबारा क्या लगवाने लगा, झाड़ू लगवाने लगता। देखो वही बात कहता है कि तीसरे दिन मैं कक्षा में बैठा था, थोड़ी देर में दहाड़ सुनाई दी, किसकी, हेडमास्टर की। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थरथर कांपने लगा। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, मत साहब वो बैठा है कोने में, मास्टर साहब, ठीक है, कहा क्या वो बैठा है कोने में, क्योंकि जान गया था झाड़ू यही लगाता है, और बच्चा क्या कह दिया, वो बैठा है कोने में। तो हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। वो मास्टर क्या कहा, उसका गर्दन कस के दबोच लेता है और उनकी अंगुलियों की दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे दबा रहा, दर्द हो रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच लेता है, जैसे भेड़िया बकरी बच्चा ऐसे दबोच करके जाता है ना, वैसे हेडमास्टर क्या करता है, ऐसे गला पकड़ के और ऐसे खींचते हुए क्या करता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को निकाला है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे पर ला पटक दिया। चीख कर बोले, जा झाड़ू लगा पूरे मैदान में। फिर कहता ला के पटक करके, जाओ तुम पूरे मैदान में क्या लगाओ, झाड़ू लगाओ, तुम्हारा पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुम चूहे जाति का है, तुम क्या करेगा, झाड़ू लगाएगा। अभी अगर ऐसा हेडमास्टर हो जाए तो उसके साथ से क्या व्यवहार किया जाएगा। लेकिन पहले जमाने में था, आज भी कई एरिया में आपको देखने को मिलेगा जिस एरिया में शिक्षित व्यक्ति नहीं है, ठीक है। भयभीत होकर मैंने तीन दिन पुरानी वही शीशम का डाल जो तोड़ के झाड़ू लगाया था, वही शीशम का डाल उठाता फिर झाड़ू लगाता है। मेरी तरह उसके पत्ते सूख कर झड़ने लगे। 2-3 दिन हो गया था, जैसे ये सूख रहा था वैसे उसका पत्ता जो क्या कहते हैं, जो झाड़ू बनाया था वो भी धीरे धीरे क्या लगने लगा था, सूखने लगा था। मेरी तरह उसके पत्ते भी सूखने झड़ने लगे थे। सिर्फ बची थी पतली टहनियाँ, मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। अब 3 दिन से लगातार कोई बच्चा है, तुम झाड़ू लगवाएगा लगातार और पढ़ने का आशा से आता है, बच्चा रोएगा नहीं तो क्या करेगा, हाँ नाचेगा वहाँ क्या, तो वो रोने लगा था। रोते रोते मैंने झाड़ू लगाने लगा। स्कूल में कमरे की खिड़की, दरवाजे, मास्टर और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम यातना की गहरी खाई में लगातार झाड़ू लगाता था, यहाँ तक सही था। और वो जो इसका सहपाठी था वो भी झांक झांक कर क्या करता था, देखता था। कहीं ना कहीं इसका अपने आप में एक शर्मिंदगी महसूस होता था, क्या मेरा क्लास का बच्चा पढ़ रहा है और हम चूहे जाति में जन्म लेने के कारण हम क्या लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। मेरे पिताजी, लेखक का पिताजी आता है, अचानक स्कूल से पास से गुजरे और मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देख लेता है, ठीक है। एक दिन वही क्या कहते हैं, एक दिन झाड़ू लगा रहा था और उसका पिताजी क्या क्या बगल से पास करता है, उसको देख लेता है और बाहर से देखकर, मुंशी जी ये क्या कर रहे हैं। अब याद रहना यहाँ पर, क्या जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है उनके पिताजी, इनके पिता ओम प्रकाश के वाल्मीकि, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो पिताजी थे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि वो क्या बोलते थे, मुंशी जी बोलते थे। क्या बोलते थे, मुंशी जी। तो याद कर लेना इसको, बढ़िया पॉइंट। हेडमास्टर का नाम कलीराम, उनके पिताजी क्या बोलते थे, मुंशी जी। हेडमास्टर क्या, सॉरी, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी ओम प्रकाश को क्या बोलते थे, मुंशी जी। अब झाड़ू लगाता देखा तो उसके पिताजी पूछता है, क्या कहते हैं, हे मुंशी जी तुम ये क्या कर रहे हो। क्या पूछता है, मुंशी जी तुम ये क्या कर रहे हो, प्यार से बोलते थे, ठीक है। वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फपक पड़ा, यानी पिताजी को देखा फपक कर रोना स्टार्ट कर देता है। वे स्कूल के मैदान मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर, मुंशी जी रोते क्यों, ठीक से बोलो क्या हुआ। मेरी हिचकियां बंद गई थी। हिचक हिचक कर पूरी बात पिता बता दी। 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने नहीं देते। वो क्या क्या बता दिया, क्या 3 दिन से हमसे क्या लगा, हेडमास्टर झाड़ू लगवा रहा है, हमको कक्षा में बैठने के लिए नहीं दे रहा है। अब कोई पिताजी है अपना बेटा इस प्रकार का बेइज्जती को सहन करेगा क्या, नहीं करेगा। कितनों कमजोर जाति का और नीची जाति का हो, ऐसे किताब वाला लिखा है नीची जाति ऊंची जाति कुछ नहीं होता है, बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कभी भी ये सुन के बर्दाश्त नहीं करे, उसके बेटे से क्या लगाएगा, स्कूल में झाड़ू लगवाएगा। और इसका पिताजी जाके ऑफिस में घुस जाता है और क्या करता है, पूरी तरीके से डांटता है। लेकिन हेडमास्टर जो कलीराम था वो पूरा दहशत था और इसको गाली गलौज करके क्या कर देता है, भगा देता है। किसके बाप को, मुंशी जी के बाप को, यानी ओम प्रकाश के पिताजी को। देखो क्या होता है, पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर फेंक दी। उसकी आंखों में आग की गर्मी उतर गई। हमेशा दूसरों के सामने कमान बने रहने पिता लंबी लंबी घनी मूछे गुस्से से फरफराने लगे, चीखने लगे, कौन है मास्टर वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं। पिताजी की आवाज़ मेरे स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सारा मास्टर बाहर आया। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर पिताजी को झमकाया। था तो छोटा जाति का, कहीं तो इसको उतना अधिकार था न, और हेडमास्टर कहाँ, हेडमास्टर गाली देकर इसको क्या किया, धमका दिया, ठीक है। लेकिन इसका पिताजी अपने बेटे के लिए क्या किया था, पूरे स्कूल में हल्ला किया और पूरा एकदम स्कूल दहाड़ गया था, पूरा गूंज उठा था, ठीक है। लेकिन उसका हेडमास्टर आके क्या कर दिया, गाली गलौज दे के मामला खत्म कर देता है। किसको गाली दे देता है, इसके पिताजी को। लेकिन पिताजी की धमकी का कोई असर नहीं हुआ। फिर वही वाला असर हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। वो दिन जो था वो आज तक ओम प्रकाश वाल्मीकि आज तक भूला नहीं है। और पहला इसका जो कहानी का पार्ट था वो समाप्त होता है। अब दूसरा पार्ट स्टार्टिंग होता है। दूसरे पार्ट में इसकी घर की स्थिति है। किसकी घर की स्थिति है,
ओम प्रकाश वाल्मीकि की। देखिए क्या है, मेरी माँ मेहनत, अब इसकी माँ की देखिए क्या होता है, मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ 8-10 तगा, 8-10 तगा मतलब होता है हिंदू मुसलमान के यहाँ क्या करती थी, जो गाय उज होता है ना, गाय भैंस जो होता है उसको जो साफ किया जाता है उसके यहाँ काम करती थी। कितने 8-10 तगाओं के यहाँ काम करती थी। और घेर पर्दों का, मर्दों का बैठक खाना तथा मवेशियों का बांधने का जगह तथा घर था, ठीक है। 8-10 क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम के यहाँ काम करती थी। उसके साथ घेर का भी सफाई करती थी। क्या करती थी? घेर का सफाई। घेर का सफाई क्या होता है, जिससे मर्दों का बैठक खाना होता है, जिसको तो लोग बैठक बोलता है, जहाँ व्यक्ति सब बैठता है, थूक थाक फेंकता है। और उसके साथ ही मवेशी को बांधने की जगह, मवेशी को बांधने, इसकी माता 8-10 क्या करता था, तगाओं क्या हिंदू मुसलमान क्या काम करती थी घर का। उसके साथ ही घेर, घेर क्या होता है तुम्हारा, जहाँ पर बैठक खाना होता है, माल मवेशी को बांटने वाला होता है, उसको भी साफ करती थी, ठीक है। इसकी माता, किसकी माता? ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता साफ सफाई का काम करती। कितने? 8-10 तगाओं के यहाँ, हिंदू मुस्लिम के यहाँ। उसके साथ ही क्या करती थी, बैठक खाना, और क्या करती थी, मवेशी का जहाँ बांधा जाता, जिसको क्या बोला जाता था, घेर बोला जाता था, उनको साफ सफाई का काम करती थी। इस काम में मेरी बहन, मेरी भाभी तथा जसवीर और जनेसर 2 भाई माँ का हाथ बटाते थे। इस काम में इसके साथ 2 इसका बड़ा भाई था, एक भाई का नाम था जसवीर और दूसरा भाई का नाम क्या था, जनेसर। क्या नाम था? जसवीर और जनेसर। ये दोनों क्या था, बड़ा भाई था, जो इन दोनों, यही दोनों क्या करता था, क्या अपनी माता का इस काम में हाथ बटाता था। किस काम में? 8-10 घर में जो काम करती, उसके साथ ही जो घेर का साफ सफाई करती थी, मवेशियों को बांधने की जगह और बैठक खाना का जहाँ पर पुरुष बैठता था, उस बैठक खाना को साफ करने में इसकी बहनें और इसका भाई क्या करता था, इसकी भाभी भी इसको क्या करता था, हाथ बांटती थी इस काम को करने में, दूसरे के यहाँ काम करने में। इसका 2 भाई कौन है? जसवीर और जनेसर, याद रखना। और बड़ा भाई सुखवीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकरी की तरह काम करता था। और इसका बड़ा भाई जो था, बड़ा भाई का नाम क्या था, इसका स्क्रीनशॉट लिए थे? अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। कार्यक्रम सम्मान कब था? 2000 ईस्वी में था क्या? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लिए, तब इसको साफ करते हैं, इधर का पॉइंट लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। इसका बड़ा भाई का नाम क्या हो जाता है? सुखवीर। क्या बड़ा भाई का नाम क्या हो जाता है? सुखवीर। बड़ा भाई का इसका नाम क्या है? सुखवीर। और सुखवीर क्या करता है? वार्षिक नौकरी करता है। क्या करता है? वार्षिक नौकरी। इसी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ क्या करता है सुखवीर? वार्षिक नौकरी, यानी एक साल भर क्या करता है? नौकरी करता है, सालों भर, ठीक है, वार्षिक नौकरी करता है। ध्यान से देखो, जसवीर जनेसर 2 भाई, ठीक है, इन्हीं का भाई है। और सुखवीर सबसे क्या है? बड़ा भाई। याद आना चाहिए, सुखवीर क्या है? इसका बड़ा भाई है। किसका? ओम प्रकाश वाल्मीकि का, जो कि क्या करता है? वार्षिक नौकरी पर काम करता है। सबसे बड़ा कौन है? सुखवीर। उसके बाद जसवीर और जनेसर, उसके बाद कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। और जसवीर क्या कहते हैं, सुखवीर क्या, कौन सा काम करता है तुम्हारा? वार्षिक नौकरी करता है दूसरे के यहाँ। प्रत्येक तगा, यानी जो काम करता है, प्रत्येक घर में से 10 से 15 मवेशी रहता है। एक तगा में कितना? 8 से 10 के यहाँ काम करता था। एक के यहाँ कितना मवेशी रहता था? 10 से 15 मवेशी रहते, जिसमें गाय, बैल और भैंस तीनों रहता था। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कूड़ियों पर उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। जहाँ उपला, जिसको बोलता है गोईठा बनाना होता था ना, वो उठा करके एक के यहाँ 10 से 15 मवेशी होता, उन सारा का गोबर, वो 8-10 के यहाँ काम करती थी, उन सब का गोबर उठा करके क्या करता था, जहाँ उपला बनता था गांव से बाहर, वहाँ उठा के उसकी माता ले जाके रखती थी। प्रत्येक घेर से हर रोज 5 से 6 टोकरे गोबर निकलते थे। एक घर से कितना निकला? 5 से 6 टोकरे। 10 के यहाँ काम करा, 50 से 60 टोकरे ले जाके रोज फेंकती थी। और सर्दी के महीने में सबसे खराब काम होता है सर्दी में, और सर्दी में पूरा ठंडा पड़ा रहता था, और सर्दी में ये काम करने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो इस कारण से सबसे ज़्यादा कष्ट किसमें होता था? सर्दी में। गाय और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दलान में बांधा जाता था, और गन्ने की सूखी पाती बिछाकर फूस बिछा देता था। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दलान में फैलता रहता था। 10-15 दिनों बाद एक बार पाती बदली जाती थी, उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी। इसके दिनों में दलानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफदेह होता। दुर्गंध से सिर भिन्ना जाता था। होता कि इसकी माता 8-10 के यहाँ काम करती थी, लेकिन 8-10 के यहाँ जो काम करती थी उसमें से प्रत्येक के यहाँ 10 से 15 मवेशी रहता था। और ये सबसे खतरनाक काम कब हो जाता था? पूरा महकता था। कब? जब ठंडा के महीने में जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए पूरा बड़ा बड़ा दलान में क्या डाला जाता था? गन्ना का पत्ता डाला जाता था, जो कि 15-15 दिन पर बदला जाता था, ठीक है। और ठंडा के दिन में उसी पर गाय क्या करता था? पैखाना पेशाब दोनों करता था, जिसके कारण से गोबर को चुन चुन के निकालना होता था। और ठंडा के दिन में सोचो कितना ठंडा पड़ता होगा, और पेशाब के कारण इतना खतरनाक महकता था जो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता था, सिर भिन्ना जाता था, यानी सिर दर्द करने लगता था। और उसकी माता 8-10 के यहाँ काम करती थी। सोचो किस प्रकार से इसके यहाँ गरीबी है, ठीक है।
उसके बाद क्या कहता है, इन सब कामों के बदले 2 जानवर के पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज मिलता था। याद रखिएगा कि इन सब कामों के बदले एक क्या कहता है, फसल के समय कितना मिलता था, 2 जानवर के पीछे 5 सेर अनाज। 2 जानवर के पीछे कितना मिलता था, 5 सेर अनाज। ठीक है, 5 सेर क्या मिलता था, अनाज मिलता था, यानी 5 केजी क्या मिलता था, अनाज मिलता था। 2 जानवर के पीछे 5, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज होता था। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना मिलता था, 25 भर अनाज। 10 मवेशी वाला घर होता था, उसमें क्या होता था, 25 के, यानी कि इसमें जो लिखा है यानी 2.5 किलो, यानी कि यहाँ पर 2.5 किलो का क्या कहते हैं, एक सेर था, है ना। 5 सेर था ना, 5 सेर मिलता था, 2 जानवर के पीछे 5 सेर, और कितना किलो होता था उसमें, 2.5 किलो। कितना होता था, 2.5 किलो, और 25 सेर होता था, अगर 12 से 13 किलो अनाज होता था। ठीक है, 10 मवेशी जिसके यहाँ होता था, याद नहीं करना। ठीक है, तो ऐसे देख लिया क्या, जो इसको मिलता था अनाज 2 जानवर के पीछे कितना मिलता था, 5 सेर मिलता था। अगर 10 से 12 अगर 12-13 किलो अनाज होता था, अगर 10 मवेशी वाला घर होता था तो उससे कितना किलो अनाज मिलता था, 12-13। एक साल में कितना मिलता था, 12-13 किलो। सो गुना कर दो कितना होता है। ठीक है, और 10 के यहाँ काम करता था, 10 गुना 12, 130 किलो, 120 किलो आसपास खाली होता था, और पूरे साल काम करती थी। सोच लो। दोपहर के समय हर घर से बची खुची रोटी खास तौर पर चूहों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती, कभी कभी जूठन के भंगन भी टोकरी में डाल दी जाती। ध्यान देखो, चूड़ा जाति का व्यक्ति है, याद रखना ये किस जाति का, तो चूड़ा जाति व्यक्ति है, और इसको क्या किया जाता था, चूड़ा जाति को जूठा खाने के लिए दे दिया जाता था। ठीक, जो बसता था, घर के खाना वाना बसता है ना, काम करने के लिए जाती थी, इसकी माता को दे देता था, उसके साथ ही चूल्हा जाति देने के लिए वो जो बसता है ना, क्या कहता है, चोकर। ठीक है, आटा चालने के बाद उसको मिला के रोटी बनाता था इन लोग को देने के लिए। किनको, इनकी माता को देने के लिए। जब काम करने के लिए जाती थी तो जो आटा बचता था ना, जिसको बोलता है चोकर टाइप का, उसको मिला के रोटी बनाता था मोटा मोटा, और इसको दान में देता था, और बचा हुआ जूठा जो रहता था इनकी माता को दे देता था, और उन्हीं को लाके लोग खाया करते थे, क्योंकि इतना गरीबी था मत पूछो। कितना परिवार, 8 से 5 से 6 परिवार में, 4 गो तुम देखा, फिर भाई है, फिर भाभी है, फिर बहन है, पूरा क्लियर तो लिखा नहीं है। ठीक है, तो उतना बड़ा परिवार था, तो कहीं ना कहीं जूठा पे आश्रित था, कोई काम तो बड़ा सा कर नहीं सकता था, वही झाड़ू लगाना, साफ सुथरा करना, तो जो मिलता था उसी जीवन गुजारा करता था। देखो ध्यान से, शादी ब्याह के मौके पर जब मेजबान या बाराती खाना खा रहे थे तो चूल्हे दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते। जब शादी ब्याह कहीं गांव में होता था तो चूल्हा जाति क्या किया जाता था, बाहर में बड़ा बड़ा टोकरा लेकर बैठाया जाता था। क्या पत्ता से जो जूठा बचता था उसको क्या किया जाता था, झाड़ करके रखा जाता था और लोग खाया करता था। सोचो, ठीक है। और इसी में एक क्या कहते हैं, पूरा तरीके से एक ये भी तुमको देखने को मिलेगा, जिस भी क्या कहते हैं, जिस भी भोज से थोड़ा बहुत कम खाना निकलता था जूठा पत्तल से, कहता था क्या बाराती सब क्या है, भुक्खर था, इस बार क्या हुआ, भोज में कम खाना मिला। कौन बोलता था ये बात? ये लोग जो चूड़ा जाति जो क्या कर रहा था, वहाँ बैठ के बाहर में क्या करता है, पत्ता झाड़ता है। ठीक है, चूड़ा जाति क्या पत्ता झाड़ता है, मतलब क्या है, जो अंदर से खा के आता था प्लेट ना, तो उसमें जो बचा रहता था उसको झाड़ करके बैठ बड़ा बड़ा पत्तल में रखता था। देखो चूड़ा जाति क्या स्थिति है। बारात में खाना खा चुकने के बाद जूठे पत्तल उन टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वो जूठन इकट्ठा करते थे, और पूरी की बचे खुचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तलें पाकर बीच बाँसें खिल जाती थी। जिस बारात में पत्तलों से जूठन कम उतर कहा जाता था, भुक्खर लोग आए सारा चट कर गए। अक्सर ऐसे मौक़ों पर बड़े बूढ़े के ऐसे बारातों का जिक्र रोमांचक लहर सुनाया करते थे, उस बारात की इतनी जूठन आय कि महीनों खाते रहे थे। और इस प्रकार से तुमको ये देखने मिलेगा कि जूठा पत्ता इन लोग को दे दिया जाता था, जूठे क्या कहते हैं, चूड़ा जाति जो था, और उन्हीं को झाड़ करके क्या किया था, ये लोग लाता था, बचा कुचा पूरी उड़ी मिल जाता था, ये लोग क्या हो जाता था, खुश हो जाता था। और कई बार बूढ़ा सब ये भी बोलता था, क्या उसका भोज हुआ था, उसका 1.5 महीना तक जूठा हम लोग खाए थे, उसका 3 महीना तक खाए थे। ऐसा एक कहानी के रूप में उस समय चला करता था चूड़ा समाज में। ठीक है, चूड़े समाज में चलता था। और जिस भी बाराती से क्या कहते हैं, बाराती से कम पत्ता ये लोग को जूठन उतरता था, वो कहता था क्या बाराती सब क्या आया था, भुक्खर था, सारा क्या कर गया, चट कर गया। पत्तलों से पूड़ियाँ के टुकड़े एकत्र होते थे, उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था, चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया। देखो कितना खतरनाक स्थिति है। जो पूरी होता था उसको क्या किया जाता था, पहले धूप में सुखाया जाता था और चारपाई पर कोई डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। अक्सर मुझे पहड़े पर बैठाया जाता, यानी जो पूरी आता था ना, तो उसको क्या किया जाता था, उसको पूरी तरीके से क्या कर लिया जाता था, धूप में सुखाया जाता था। और धूप में जब सुखाया जाता था तो ऊपर या नीचे सुखाता था, मैना तोता लेकर ना भाग जाए। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि उसको क्या करता था, देखने के लिए बैठाया जाता, क्या पूरी उड़ी को कोई लेकर ना जाए, मैना तोता या कुत्ता बिल्ली पूरी लेकर ना जाए। ठीक है, क्योंकि एक तो जूठा लाया, उस पर मैना तोता भी लेने के लिए तैयार रहता था, उसको देखने के लिए किसको बैठाया जाता था, ओम प्रकाश वाल्मीकि को।
अक्सर मुझे पहरे पर पहरा करने के लिए कोई लेकर ना जाए, क्योंकि सूखने वाली पूड़ियों पर कौवे, मुर्गियां, कुत्ते अक्सर टूट जाते थे। जरा सी आंखें बची तो पूड़ियां साफ, इसलिए डंडा लेकर चारपाई के पास कौन बैठता था? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये सूखी पूड़ियां बरसात के दिनों में खाता था। देखो कब का पूड़ी बना, उसको कब खाता था वो? बरसात के दिन में। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। क्या किया जाता था? पानी में भिंगा कर क्या किया जाता था? उबाल लेता था। वही सूखा पूड़ी जो क्या लाया है, भोज से लाया है, और जिसको क्या किया है, धूप में क्या कर लिया गया है? सुखा लिया गया है। और उसके उन्हें क्या चारपाई पर कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। और सूखी पूड़ियाँ बरसात के कठिन दिनों में काम आती, उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था, और उबली हुई पूड़ियों को बारीक पर मिर्च और नमक डालकर खाने में मजा आता था। ठीक है, उसको क्या कर लिया जाता था? उबाल लिया जाता था। और उबला हुआ जो पूड़ी होता था ना, उसको बरसात के दिन में उबाल करके, यानी गर्म पानी उबाल करके उसमें नमक और मिर्च देकर खाया करता था। सोचो किस प्रकार उसकी स्थिति थी। और ये कहता खाने मजा आता था। और कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसा बनाया जाता, जिसे बड़ा चाव खाता। कहता वही जब गीला हो जाता था ना, उसको गुड़ मिला के खाता था, बोलता था बड़ा मजा आता था। किनका ये परिवेश देखने को मिल रहा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का घर का स्थिति देखो। वो पूड़ी लाता है, पूरी धूप में सुखाता है, फिर जब बरसात का दिन होता है, क्योंकि बरसात के दिन में काम मिलता नहीं था, कहीं जा नहीं चाहता, 2-3 दिन तो पानी बरसात कहाँ जाएगा, जूठन भी कोई नहीं दिया, काम भी नहीं है, तो वही पूड़ी वो लोग निकालता था और उसको क्या किया, उबालता था, और वही जूठा पूड़ी को, और वही वाला पूड़ी पर नमक और मिर्च डाल के खाता था। इसके साथ ही उस पर कहता है क्या, शक्कर दे देता था, लुगदी बन जाता था, बड़ा बढ़िया तरीके से खाता था। देखो स्थिति कितना खतरनाक है। आज जब मैं इन सब बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन के भीतर कांटे लगने लगते हैं। मेरे मन के भीतर क्या लगने लगते हैं? किधर गया? सोचता हूँ मेरे कांटे जैसे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था और आज इसका स्थिति बढ़िया है। जब ये कहानी लिख रहा है, दिन रात मर खप कर हमारे पसीने का कीमत मात्र जूठन होता था। और क्या था, दिन रात जब खटता था, इसको क्या मिलता था? एक खाने के रूप में जूठा मिलता था। फिर भी किसी कोई शिकायत नहीं थी, कोई शर्मिंदगी नहीं थी, हम लोग कोई पश्चाताप नहीं था। जब मैं छोटा था तो माँ के साथ जाता था। माँ पिताजी की हाथ बटाने तगांव, या वही तगांव का मतलब जिसके यहाँ काम करता था, को देखकर अक्सर सोचा करता ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। आज जब सोचता हूँ तो दी मितलाने लगता है। ये छोटा जब बच्चा था तो ये जाता था ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने माता के साथ, जब उन घरों में खाते हुए व्यक्ति को देखता था, ये सोचता था हम लोगों को ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता है। ठीक है, इतना गरीबी है क्या वो खाना देख के ललचाता है। और आज जब ये कभी कहानी लिख रहा है तो ये सब जब सोचता है तो उसका माथा क्या हो जाता है, मितलाने लगता है, उसका जी मितलाने लगता है। क्योंकि आज वो स्थिति है कि आज ये कहीं ना कहीं नौकरी पे है और इसका स्थिति सुधर चुका। आज वो दिन को जब गरीबी वाला याद करता है तो इसका जी क्या करने लगता है, मितलाने लगता है। वो देख के सोचता था ऐसा खाना हम लोग को नहीं मिलता, और दिन भर काम करने क्या मिलता है, तो खाली जूठन मिलता है। मैं छोटा था, माँ के साथ जाता था। माँ पिताजी की हाथ बटाने तगाओं के लिए जाता था। पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। किसका पोता आया था? सुखदेव सिंह त्यागी का पोता कौन आया था? सुरेंद्र सिंह आया था। याद रहे, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता। त्यागी कौन हुआ? जिसके इसकी माता काम करती थी, उसके क्या हुआ, त्यागी बोला जाता था ना। सुखदेव सिंह का है ना पोता कौन आया था? सुखदेव सिंह का पोता। क्या नाम था इसका? सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। क्या नाम था, याद रखना। सुखदेव सिंह क्या कहते हैं, सुखदेव सिंह का पोता कौन आया था? सुरेंद्र सिंह आया था। ठीक है, जिसके यहाँ इसकी माता काम करती थी। पता है तुमको, सुखदेव सिंह का एक बार शायद क्या कहते हैं, इसकी बहन का शादी था। ठीक है, किसका शादी? इसका शायद बहन का शादी था। और सुरेंद्र सिंह का ही कौन हो गया? फुआ। कौन हो गया? फुआ। शायद इसका शादी था ना, तो इसका यही एक कहानी तुमको भी देखने को मिलेगा, किस प्रकार की परिस्थिति था। और सुरेंद्र सिंह जब सुखदेव सिंह के यहाँ आया है, ठीक है, और सुखदेव सिंह का पोता जब सुरेंद्र सिंह किसके यहाँ गया है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के यहाँ गया है। जब खाना खा के क्या बोलता है, क्या भाभी का हाथ का खाना बड़ा बढ़िया है, और उसकी माता उसी के यहाँ काम करती थी, तो उसको क्या मिलता था? जूठा मिलता था। आज देखो स्थिति कितना परिवर्तन हुआ है। क्या सुखदेव सिंह का पोता सुरेंद्र सिंह किसके यहाँ जाके खा रहा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के यहाँ खा रहा है। और क्या कह रहा है? भाभी जी का हाथ का खाना बहुत ही बढ़िया है। जबकि उसी के यहाँ काम करता था, जब उसी के यहाँ क्या करता था, जब काम करता, इसको क्या मिलता? जूठा। अभी देखो एक कहानी इसके यहाँ से जुड़ा है, ध्यान से देखो कितना खतरनाक कहानी है। पिछले वर्ष कौन आया था? गांव से पता लेकर आया था, रात में रुका था। मेरी पत्नी यथासंभव उसे अच्छा खाना खिलाया था, और खाना खाते खाते बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना बहुत क्या है, जायकेदार, एक बढ़िया है, हमारे घर में तो ऐसा खाना नहीं बनता। क्या कौन कहता है? ये सुखदेव सिंह त्यागी का पोता कौन बोला? सुरेंद्र सिंह। ठीक है, और क्या कहते, खाना नहीं बनता, हमारे घर में तो ऐसा खाना नहीं बनता। इस बात को सुनकर मेरी पत्नी खुश हुई, लेकिन मैं काफ़ी देर विचलित रहा। अब क्यों विचलित रहा, ध्यान से देखो। बचपन में एक उसे घटना याद आया, इसी के यहाँ का। किसके यहाँ के? सुरेंद्र सिंह के यहाँ का आया घटना याद आया है, जो उसका जब क्या कहते, इसका साथ जन्म हुआ था या नहीं हुआ था, जब सुखदेव सिंह का बहन का शादी था। देखो क्या हुआ था। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। ओह, सुखदेव सिंह त्यागी का लड़की का शादी था, है ना, बेटी की शादी था, है ना।
बेटी का शादी था, ये इसका क्या है पोता, तो बेटी का अगर शादी था तो इसका कौन हुआ, फुआ हो गया ना, इसका कौन हो गया, फुआ का शादी था, है ना, इसकी बड़ी बुआ, फुआ बोले या बुआ बोलो, ठीक है। तो इसकी शादी सुनो, सुरेंद्र सिंह तब पैदा भी नहीं हुआ, सुरेंद्र सिंह क्या हुआ था तब पैदा, जब इसके यहाँ खाने के लिए गया है, कौन गया है, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता गया है सुरेंद्र सिंह, इसके यहाँ माता इसकी काम करती थी और उसका खाना क्या बोलता है, खाना बहुत ही बढ़िया, ऐसा खाना हम लोग के यहाँ नहीं बनता है। उसकी पत्नी तो बहुत खुश हुआ, ओम प्रकाश वाल्मीकि, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि एक घटना याद आता है, घटना क्या है, कि जब सुखदेव सिंह त्यागी का बेटी का शादी था, सुखदेव सिंह त्यागी का बेटी का क्या था, शादी था, तो उस समय इसकी देखो क्या होता है, इसकी बड़ी बुआ यानी कि सुखदेव सिंह त्यागी का क्या था, शादी था, उनके यहाँ मेरी माँ सफाई की काम करती थी, त्यागी साफ करती थी, उसके यहाँ शादी से 10 से 12 दिन माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन को लेकर साफ सफाई किया था, 10 से 12 दिन से पहले इन दोनों क्या किया था, साफ सुथरा किया था। अब देखो घर में जो काम करने वाला होता है ना, जब शादी ब्याह होता है तो वो ज़्यादा काम करना स्टार्टिंग कर देता है, ये आशा में क्या भोज उज होगा तो हम लोग को भी कुछ मिलेगा, लेकिन इतना खराब स्थिति बनेगा मत पूछो, देखना अभी। बेटी की शादी का मतलब था पूरा गांव का सवाल का इज्जत था, कहीं कोई कमी ना रह जाए, गांव भर में चारपाइयों को ढो ढो कर इसका पिताजी इकट्ठा किया था। बारात खाना खा रही थी, माँ टोकरी लिए दरवाजे पर बैठी, अब बाराती का दिन आया और माता क्या है, वही दरवाजे पर टोकरी लेके बैठी है और अंदर में क्या चल रहा है, खाना खाना चल रहा है, ठीक है। मेरी और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे, इस उम्मीद में भीतर से जो मिठाई और पकवान की महक आ रही है, आज वो उससे भी मिलेगा, क्योंकि उसका काम करता था। आज सोचा कि हम लोग को जूठाना मिलके बढ़िया खाना आज थोड़ा सा मिलेगा। जब सब लोग खाकर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दलान से बाहर आते देखकर, चौधरी जी ई तो सब खान खा के चल गए, मारे जागतू को भी एक पत्तल पर धर के कुछ दे दो, वो भी तो इस दिन का इंतजार करे। इसकी माता अपनी भाषा में बोली, क्या सब कोई खाना खाते चले गया तो हमको भी क्या दीजिए, एक थोड़ा सा खाना एक पत्तल में जो भी मन है वो दे दीजिए। वो भी कहती नहीं हमको ये चाहिए, क्या कही, जो भी मन है वो दे दीजिए, हम लोग को भी ब्याह शादी इंतजार रहता है। जो सिंपल से हम तुम्हारे अगर काम करते हैं तो ब्याह शादी दिन का क्या रहता है, हम इंतजार रहता है, ब्याह शादी दिन होगा तो उसमें थोड़ा बहुत हमको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। अब भोज खत्म हो चुका है, किसका शादी था, सुखदेव सिंह के बेटी का शादी था, तो भोज खत्म हो चुका है। वो कहता है जो भी कुछ देना है अब हमको भी दे दीजिए, अब क्योंकि सब कोई खाना खा के चला गया। देखो इसका जवाब कितना गंदा रहेगा, जिसका 10 से 12 दिन से पहले इस काम कर रहा है। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरे तब इशारा करते, टोकरा भर के जो जूठन लेके जा रही है, ऊपर से जागतों के लिए खान मांग रही है, अपनी औकात में रह चूड़ी, उठा टोकरा दरवाजे से चलती वक्त। जो कितना गंदा जवाब दिया, क्या बोला कि टोकरा भरा खाना है, उठाओ टोकरा और निकलो, चूड़ी जाति का औकात में रहा करो। जो कितना गंदा बात बोला है, जिसके यहाँ 12 से 13 दिन तक काम किया है और साल भर उसी के यहाँ वो काम करता। आज उसी का देखो दिन सबका आता है, दिन देखो घुमा है, आज से नौकरी आज आया है तो उसका इसका पोता क्या बोलता है, सुरेंद्र सिंह त्यागी का पोता, क्या भाभी जी खाना बड़ा बढ़िया बनाया है, इसका पोता बोलता है। और सुखदेव सिंह त्यागी के जब बेटे फुआ का शादी था, 12-13 दिन पहले से काम किया था, तो उससे खाना मांगा था एक पत्तल, तो क्या दिया था, वो क्या कहा था कि टोकरा निकाल के चलती बन, पूरा टोकरा भरा हुआ है जूठा से और तुम खाना मांगती है बढ़िया। देखो स्थिति, ठीक है। और यहीं से दूसरा पार्ट क्या होता है, समाप्त होता है। अब तीसरा पार्ट चालू होता है। कितना पार्ट चालू होता है, तीसरा पार्ट तो कहानी क्या होता है। उन दिनों में ये अब बड़ा हो चुका है, अब 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है। कितना कक्षा में पढ़ रहा है, 9वीं कक्षा में। घर की आर्थिक हालात कमजोर थी, घर का हालात तो पहले से कमजोर था और भी कमजोर था। एक एक पैसे के लिए उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। मेरे पास पाठ पुस्तकें हमेशा कम रहती थी, दोस्तों के मांग कर काम चलाना पड़ता था। ये किताब भी नहीं ले पाता था और दोस्तों का किताब ही पढ़ के काम चला लेता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि गरीबी देखो, क्या वो दूसरों की किताब से ही पढ़ता था। आज वो 9वां क्लास में पहुंच चुका है, ठीक है। जब कहानी लिख रहा है, जब क्या कहते हैं, जब उसकी स्थिति अपना वर्णन कर रहा है, तो कपड़ों की भी वही स्थिति थी, जो मिल गया वही पहन लेता था, जो वक्त पर मिला खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाली पशु को उठाने का काम चूहों का जिम्मा। एक बड़ा उस समय का बड़ा घटना खराब तुमको दिखेगा कि जब भी किसी का पशु मरता था ना, उसको कौन सा जाति वाला उठाता था, चूहा जाति को उठाता था। यही थोड़ा सा इसको मिलता जुलता कहानी मिलेगा इसका भी। तो जो वक्त पर मिला मजदूर चला गया, चूहों जिम्मे था, जिसे घर में जो काम करता था मरे हुए पशु को उसी को उठा। नियम था क्या, अगर तुम्हारे यहाँ हम काम करते हैं, चूड़ा जाति का है, तो अगर तुम्हारा पशु मरेगा तो क्या कौन उठाएगा, हम ही उठाएंगे उस पशु को, ठीक है। ये नियम चलता था, ठीक है। तो इसके बदले मेहनताना मजदूरी नहीं मिलता था। एक गाय बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोग की जरूरत। बड़ा गाय बैल भैंस होता था तो उसको उठाने के लिए कितना जरूरी व्यक्ति होता था, 4 से 6 व्यक्ति जरूरी होता था। मवेशी मर जाता था तो जल्दी लगी रहती थी, इसलिए बार बार आके वो चिल्लाता रहता था। देर होने पर गालियां बकता था। उठाने वाले इकट्ठा करने में अक्सर देर हो
हो जाती है। अब देखो मेरे मवेशी मरा तो हम जो उसे क्या करेंगे, जल्दी उसे हटाना चाहेंगे, और वो आके क्या करता था, जिसके यहाँ मरा रहता था वो इनको क्या कहता था, आके जल्दी हटाओ। अगर जल्दी नहीं हटता था तो क्या करता था, वो गाली भी दिया करता था। अब देखो बड़ा जानवर 4 से 6 आदमी की जरूरी पड़ता था, 4 से 6 आदमी होगा तब ना जानवर को हटाएगा, इसके लिए क्या सुनना पड़ जाता था, गाली भी इन लोगों को सुनना पड़ जाता था। मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा कठिन काम था। अगले पिछले पैर को रस्सी बांधकर उसे मोटे क्या कहते हैं, मोटे बांस की बहियों में उठाना पड़ता था। इतना शर्मसार के बदले मात्र उसे क्या मिलता था, गालियां। और जरा हुआ जानवर को उठाने में बड़ा दिक्कत होता था, बांस उस डाल के उठाया करता था, और इसके बदले भी क्या मिलता था, उसे सिर्फ गालियां मिलता था। कितना क्रूर समाज था हम, जहां शर्म का कोई मोल नहीं, बालिक निर्धनता को बरकरार रखने एक षड्यंत्र था। यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर जो काम था इसका कोई मोल नहीं था, कोई कीमत नहीं था। ये लोग सोचा क्या, ये लोग का अपना थॉट लग रहा है क्या कि एक ऐसा समाज निर्मित किया गया था जिसमें तुम्हारा काम जो करेगा उसका कोई मोल नहीं है, इसका काम का मोल का मतलब कीमत नहीं दे रहा, इसमें क्या नियम काम कर रहा है, यानी इसको क्या रखो, जिंदगी भर के लिए गरीब रखो, तब ये हमारे यहाँ काम करेगा। इस समाज में कोई शर्म का कोई इज्जत नहीं था, शर्म का कोई मोल नहीं था। क्या इसको क्या रखो, सब पैसा, इसका जो श्रम है उसका मेहनताना दो ही ना, मेहनताना नहीं देगा, उसका मजदूरी नहीं देगा तो उसकी अमीरी नहीं होगी, और अमीर नहीं होगा तो वो हमारे यहाँ क्या रखेगा, काम करेगा। इस कारण से क्या किया जाता था, पूरी तरीके से उन लोगों को मोल, उसका जो काम का मूल होता था वो दिया नहीं जाता था। मरे हुए पशु को खाल, मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में जो मरा हुआ पशु होता था ना उसका चमड़ा बिकता था उस समय, और चमड़ा से जो रुपया पैसा मिलता था वही इन लोगों को बचता था जानवर को फेंकने पर, ठीक है। तो उन दिनों एक पशु की खाल जो बिकती थी 20 से 25 रुपये में बिकती थी। आने जाने पर मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर एक खाल के बदले 10 से 15 रुपये हाथ में आते थे, और तंगी के कुछ तयों में 10 से 15 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। और उस समय क्या एक पशु पे इसको कितना रुपया हो जाता था, मरा हुआ पशु 10 से 15 रुपया मिल जाता था, और उस दिन के लिए 10 से 15 रुपया क्या था, इन लोगों के लिए बहुत बड़ा था। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मैक निकालता, कट फट जाने, लोग पैसा टेका नहीं तो नमक लगा रखना पड़ता, यानी कि पूरी तरीके ले जाके दुकानें बेचता था। और यहाँ पर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता था चमड़ा निकालने पर तो जानवर इसका क्या क्या कहते हैं, जो इसको खरीदने वाला होता था, जूता बनाने वाला, इसको पैसा देने में क्या करता था, आनाकानी करता था। एक रोज क्या हुआ, अब यहाँ पर घटना ये घटता है, ये तीसरा पार्ट में क्या देखा कि बैल मरता है तो बैल को वही उठाता है जो जिसके यहाँ काम करता है, और एक बैल को बेचने पर 20 से 25 रुपया इन लोग को मिल जाता था, जो कि सबसे ज्यादा इन लोगों का दाम हुआ करता था। और उस समय आर्थिक तंगी के लिए 20 से 25 रुपया इन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हुआ करता था। एक घटना घटता है, एक व्यक्ति के यहाँ मर जाता है, जानवर मर जाता है, ब्रह्मदेव तगा के यहाँ उसका बैल खेत से लौटते समय मर जाता है। किसके मर जाता है, ब्रह्मदेव तगा। तगा का मतलब तुम समझ रहे हैं ना, तगा जिसके यहाँ क्या करता था, काम करता था, उसको तगा बोलता था। एक दिन ब्रह्मदेव तगा का क्या करता है कि खेत से बैल आ रहा था और रास्ते में बैल क्या हो गया, मर गया। अब देखो घटना कैसे घटता है, उठ नहीं पाया और मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर में खबर दिया, अब उसके यहाँ इसी माता काम करती थी, अब ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खबर दिया क्या बैल मर गया, उठा के आप क्या कीजिए, इसको लेकर चला जाइए। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेश्वर उस रोज किसी रिश्तेदार में गए थे, और उस दिन क्या हुआ था, इसका पिताजी और बड़ा भाई कहाँ गया था, रिश्तेदारी में गया था। घर पर मेरी बहन और मेरी बहन माया, इसकी बहन का नाम क्या था, माया, याद रखना। क्या इसका 3 भाई भी देखने को मिला, एक बहन का नाम क्या था, इसका माया। ऑब्जेक्टिव के तौर पे तुम उतार सकता है इसको, ठीक है। बहन का नाम क्या था, माया था, और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। सबसे बड़ी भाभी कौन थी, देवी रहती थी। और जसवीर उन दिनों देहरादून में था और मामा के पास था, और बड़ी भाभी इसका नाम क्या था, देवी। क्या नाम था, बड़ी भाभी का नाम क्या था, देवी। यानी पूरे परिवार का बात क्या, कुछ महिलाएं घर में थी और उसके बाद सारा कोई का था, बाहर था। और उस दिन मरा किसका, ब्रह्मदेव तगा का बैल मर गया। अब घर में एक ही था, वो भी स्कूल में कौन बचाएगा तुम्हारा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। और उसकी माता 10 से 15 रुपया, उस समय घर का स्थिति खराब था, वो 10 से 15 रुपया छोड़ना नहीं चाहती थी, और उसके कारण से उसके यहाँ मरा था तो जो काम कर रहा है वही उठाएगा, और 10 से 15 रुपया होता। देखो क्या हुआ आगे, तो माँ परेशान हो गई, बैल की खाल उतारने किसे भेजा। बैल का खाल कौन उतारता, बस्ती से एक दो लोग थे, लेकिन कोई उसे जाने को तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले वे खाल नहीं उतार पाए। इसका चाचा बड़ा खराब था, ठीक है। चाचा जो होता है ना, चाचा इसका चाचा था, चाचा इसका बड़ा खराब था। चाचा जब इसका तैयार हुआ, चाचा बोल हम अकेले जाएंगे ना, और चाचा इसका दारू पैक करे, ठीक है। देखो कितना खराब घटना घटेगा। मैं उस दिन स्कूल में था, माँ ने थक हार कर मुझे बुला लिया। अब माँ का स्थिति, घर का स्थिति खराब था, 10 से 15 रुपया छोड़ नहीं सकता था। माता अंततः चल गया किसको बुलाने के लिए, स्कूल में ओम प्रकाश वाल्मीकि को। और सारा व्यक्ति कहाँ था, सारा व्यक्ति बाहर था, इसका भाई भी नहीं था, बड़ा भाई जसवीर भी कहाँ था, देहरादून में मामा के पास था। तो जिसके कारण से घर में एक ही था, कौन था, ओम प्रकाश वाल्मीकि। चल गई इसकी माता स्कूल में बुलाने के लिए, और एक उसका चाचा तैयार हुआ है जानवर को लाने के लिए। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर 10 से 15 रुपया जो मिलने वाला था उसे माता छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि घर का स्थिति बहुत ही खराब था। हार कर माँ मुझे चाचा के साथ भेज दिया। मेरे चाचा 16 माह कमचोर था, यानी बहुत ही बड़ा कामचोर था इसका चाचा। सारा दिन ढोल ताशुम लगा रहता था और मेहनत करने का इसका जो
चाचा था ना, चाचा बहुत बड़ा कामचोर था, ठीक है। इसका चाचा चाचा नहीं था, ठीक है, महा कामचोर था। देखो घटना क्या घटता, माँ को फिक्र लगी थी कि हमारे पहुंचे इसको बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर ना टूट पे, और माँ को चिंता था कि ज़्यादा लेट हुआ, अगर जंगली जानवर उस पर टूट पड़ा तो चमड़ा खराब होगा, फिर चमड़ा बिकेगा बढ़िया तरीका से नहीं बिकेगा, फिर दामों ने मिलेगा। चाचा ने खाल उतारना शुरू किया, मैंने उनका मदद कर रहा था, चाचा के साथ धीरे धीरे हाथ बांट रहा था। पिताजी जैसी कुशलता उनमें नहीं थी, थोड़ी देर पर थक कर वो बीड़ी पीने बैठे। उसका पिताजी जैसा काम करता था वैसा उसका चाचा नहीं कर पाया, थोड़ा देर किया, उसका थोड़ा देर के बाद उसका चाचा क्या करना स्टार्ट कर दिया, बीड़ी पीना स्टार्ट कर दिया। इसका चाचा खत्म था। चाचा ने एक हाथ छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी, बोले धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से शाम से नहीं उतरे। क्या कहता है, जो चाचा इसका कड़ा खत्म आदमी है, भतीजा को क्या पकड़ा दिया, छुरी पकड़ा दिया, क्या तुम भी उतारो, ठीक है। और जबकि कभी खाल नहीं उतारा था। छुरी पकड़ते मेरे हाथ कांप रहे थे, अजीब सा संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने ढंग सिखाया। उस रोज मेरे भीतर से कुछ था जो टूट रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने खाल उतारी, जो मैंने स्वयं से गहरे दलदल में फंस रहा था, जहां से मैं उबरना चाहता था। हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहा था। चाचा के साथ तपती दोपहरी में यातना मैंने भोगा, कष्ट भोगा, आज भी उस जख्म मेरे तन पर ताजा है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि वही चीज़ों से पढ़ के बाहर निकलना चाहता था। आज वो परिस्थिति था क्या, वो उसी में घसीट रहा था। वही जानवर का क्या छीन रहा था, चमड़ा। और उस दिन का जो जख्म है वो आज तक ओम प्रकाश वाल्मीकि नहीं भूला। कुछ परिस्थिति ऐसा होता है हमारे जीवन में, जो घटना जब घटित होता है ना, तो हम लोग उसे भूल नहीं पाते हैं, और वह दिन आज भी ओम प्रकाश वाल्मीकि नहीं भूला है, जो कि चमड़ा उस दिन उतार रहा है। और पहली बार उसका पिताजी और भाई नहीं था तो उसका चाचा ले गया, और चाचा भी तो कितना ख़त्म था, क्या वो छोटा सा 15 या 16 साल का लड़का होगा, उसको क्या पकड़ा दिया है, चमड़ा उतारने के लिए छुरी पकड़ा दिया। और वो लड़का वही तकलीफ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात क्या आज उसी दलदल में क्या कर दिया, इसे घसीट देता है, ठीक है। समय और परिस्थिति व्यक्ति से कुछ भी करा सकता है। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था, पूरा स्थिति खराब हो रहा था, क्योंकि बच्चा था ये। खाल उतारने हमें कई घंटे लग गए, और चाचा ने खाल को जमीन पर फैला, उसके खून सूखने लगा। चाचा ने अब अंततः खाल को बांध दिया चादर में, गठरी उठाकर सिर पर रख ली। लगभग 2 मील का दूरी पर हमारा घर था। वहां से कितना मील दूर घर था, 2 मील की। अब जाना स्टार्टिंग किया। बोझ के कारण चाचा का तेज चलना पड़ रहा था। अब बोझ था माथा तो दादा दीदी जा रहा था। मैंने हाथ में छुरी लिए उसके पीछे पीछे जा रहा था। कौन, ओम प्रकाश वाल्मीकि। बसेरा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे पर पास पहुंच गए। गठरी सिर से उतारकर चाचा ने जमीन पर रख दी। अब देखो चाचा यहाँ कितना गंदा काम करेगा। जैसे बस अड्डा के पास पहुंचा जहाँ भीड़ था, इसका चाचा माथा से पटक दिया किसको चमड़ा का खा। अब बोलता तुम लेके जाओ। और घटना यहाँ क्या घटा, तब ये स्कूल का बच्चा का छुट्टी हो गया, ठीक है। और तुम चाहेगा कि तुम्हारा स्कूल का बच्चा छुट्टी हुआ और तुम लेकर जाओगे, तो कैसा लगता है, बड़ा खराब लगेगा। तुम्हारा ही बात करो, तुमको अगर कोई आटा पिसाते, गेहूं पिसाते दिख लेता, कितना खराब लगता है स्कूल का, लगता है ना खराब। अब यहाँ पर क्या किया, उसका चाचा इतना खराब क्या लाके पटक दिया, कहाँ, भीड़ भाड़ इलाका बस अड्डा। अब बोला यहाँ से तुम ले जाओ, हमसे नहीं जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि काफ़ी मिन्नत किया चाचा से, चाचा भीड़ भाड़ वाला इलाका टपा दो, उसके बाद हम लेके चला जाएंगे। लेकिन चाचा इतना खराब था इसका कि लेके नहीं गया। अंततः ओम प्रकाश वाल्मीकि उस गठरी को उठाता है और लेके जाता है। और उस दिन का भी जख्म इसको आज तक याद है कि उसका चाचा भीड़ भाड़ वाले इलाके से लेके नहीं गया था। देखो वही बात को लिखता है, उतार कर रख दी। और उसने मैंने चाचा कहा लेकिन वे नहीं माने, बहुत चाचा को कहा, ठीक है। और चाचा बस अड्डे के भीड़ पार कर दो, स्कूल की छुट्टी का समय है, मेरे स्कूल के साथी ले जाते देखेंगे तो स्कूल में मुझे तंग करेंगे। अब स्कूल का साथी देखता जिसको चिढ़ाता, और लड़का आधे दी होता है। चाचा से बहुत कहा लेकिन चाचा इसका तैयार नहीं हुआ। मैंने गिर गया, रुहासी आवाज रोने पर हो गया, लेकिन चाचा कहा था, किंतु वे नहीं पसीजे। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दिया, गठरी उठा के इसके माथे पर रख दिया। गहरी वजन से मेरा वजन ज़्यादा था, यानी जितना वजन था उससे, जितना ओम प्रकाश वाल्मीकि वजन था उससे ज्यादा वजन था किसका, गठरी का वजन था। किंतु वे नहीं, मजबूर उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे के अपरिचित भीड़ भाड़ से मैंने जिस तरह निकला, मेरा मन ही जानता है। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था, कोई देख ना ले, कोई सपाटी ना मिल जाए, अगर कोई पूछ बैठेगा तो मैं क्या बताऊंगा। इसके अंदर डर था कि अगर कोई पूछ लेगा क्या कौन सा जानवर का गठरी लेके जा रहा है, चमड़ा का, कितना खराब स्थिति होता। लेकिन उसका चाचा नहीं पिघला और अंततः ओम प्रकाश वाल्मीकि को लेकर जाता था। और सबसे बचते हुए जा रहा था, कोई उसे देख ना पाए। घर पहुंचते पहुंचते टांगे जवाब दे गई, पूरा इसका टांग दर्द करने लगा। इसका ओम प्रकाश वाल्मीकि गांव के किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा बस्ती तक पहुंचने के लिए। मुझे इस हालात में देखकर मां रो पड़ी थी, क्योंकि पहली बार ओम प्रकाश वाल्मीकि उस हालात में था, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि आज तक वो काम नहीं किया था, ठीक है। स्कूल जाता था पढ़ने के लिए। जैसी माँ उसको देखी तो माँ उसका क्या करने लगा, रोने लगा। क्योंकि माँ का एक ऐसा स्थिति होता है ना, माँ में ममता होती है, ठीक है। वो कभी नहीं चाहती अपना बेटा को वो कभी भी किसी हालात में घसीटे, लेकिन हालात और परिस्थिति ही व्यक्ति को क्या करता है, दलदल में फंसा देता है, ठीक
ठीक है, क्योंकि घर का स्थिति था 10 से 15 रुपया आता तो परिवार उससे चलता, ठीक है। माँ चाहती नहीं थी कि उसका बेटा करे, लेकिन उस हालात में जब देखती है तो उसकी माँ उस दिन क्या करने लगती है, रोने लगती है। उसी समय देखो उसकी भाभी कुछ कहती है, मेरे सिर से लेकर पांव तक गंदगी भरा हुआ था, खून का धब्बा दिख रहा था। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा था, इनसे यहाँ ना कराओ, भूखे रह लेंगे और इनसे इस जिंदगी में ना घसीटो। उसकी बड़ी भाभी उस दिन एक ही बात बोली थी, क्या हम लोग भूखे सह लेंगे लेकिन इसको इस गंदे में ना घसीटो, ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्थिति देखकर। और वह बात आज तक ओम प्रकाश वाल्मीकि को याद है कि उसकी बड़ी भाभी इस बात बोली थी, क्या हम लोग भूखे रह लेंगे लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि ये काम को नहीं करेगा। आज वही ओम प्रकाश वाल्मीकि देखो नौकरी कर रहा है, वो भारत सरकार का, और उसके यहाँ जिसके यहाँ काम किया सुखदेव सिंह त्यागी का पोता उसके यहाँ जाकर खाना खा रहा है, सुरेंद्र सिंह, बहुत टेस्टी है। वो बहुत टेस्टी बोल रहा है कमीना। भाभी के ये शब्द आज ही मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस जिंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस जिंदगी के घिनौनी जिंदगी जी रहे हैं। कहता क्या मैं तो उस जिंदगी से क्या निकल चुका हूँ, बाहर निकल चुका हूँ, लेकिन भारत में ऐसा अभी भी ऐसा लाखों लोग हैं जो ऐसी जिंदगी को जी रहा है, जो कि एक समय का खाना खाने के लिए भी क्या कर रहा है, तरस रहा है। तो पूरी कहानी हम लोग सार में देखें तो एक कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्या है, क्या पूरे एक चूहा जाति का एक निम्न वर्गीय समाज को, समाज में किस प्रकार से उसे दबाया जाता है, काम का कोई भी उसका वैल्यू नहीं देता, कोई मोल नहीं रहता है, उन्हीं के संदर्भित करके यहाँ पर इस कहानी को लिखा गया है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का क्या लिखा गया है, जूठन कहानी। जूठन क्या है, आत्मकथा। जूठन क्या है, आत्मकथा। आइए इसका एक बार शॉर्ट में हम लोग देखते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें हेडमास्टर का नाम कलीराम, पिताजी प्यार से क्या बोलते थे, मुंशी जी बोलते थे। जसवीर जनेसर और सुखवीर सबसे बड़ा भाई, इसकी माता, इसकी बहन का नाम माया था, और क्या कहते हैं बड़ी भाभी का नाम देवी था। सुखवीर वार्षिक नौकरी करता था, 2 जानवर के पीछे 5 से अनाज मिलता था। सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह था, इसकी बेटी का शादी था, यानी फुआ, इसकी सुरेंद्र सिंह त्यागी का फुआ शादी था, और ब्रह्मदेव तगा का क्या मरा था, बैल मरा। इसके साथ ये कहानी क्या होता है, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन कहानी है वो क्या होता है, जूठन आत्मकथा। कहानी नहीं था, ये क्या था, आत्मकथा। याद नहीं है जूठन क्या है, आत्मकथा। ये समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।